नमस्कार। किसी भी दुर्दांत अपराधी को अगर पुलिस मुठभेड़ में मारती है तो निश्चित रूप से यह पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण होता है कि अपराध जगत के शातिर लोगों तुम्हारे खिलाफ पुलिस है, और तुम जब समाज और व्यवस्था के खिलाफ जाओगे तुम्हारा हश्र यही होगा। और सारे अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की अपराध करें तो डरते रहें कि इसके लिए एक अच्छी पुलिस व्यवस्था है जो उनको किसी भी तरह से छोड़ेगी नहीं, और यही होना चाहिए उनके साथ। पर यह पर जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। अपराधियों का आम तौर पर हमारे मीडिया में, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, सोशल नेटवर्क हो, अगर आप उसको गौर से देखिए तो एक तरीके से उनका महिमा मंडन हो रहा है। टीवी चैनलों पर लगातार उनके फ़ोटो, वीडियो और दूसरे तमाम तरह के फुटेज लगातार दिखाए जाते रहते हैं, और आपको लगता है कि उनकी आलोचना हो रही है, पर हकीकत में करोड़ों रुपए का एयर टाइम उसको फ्री में मिल रहा होता है, और समाज में वो एक विलेन की तरह नहीं देखा जा रहा है, वो एक हीरो बन रहा है। तो आप उससे बचिए और बचाइए। किसी भी अपराधी का यही हश्र होना चाहिए। पर आपकी जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, आप उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, चाहे वह पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, या फिर हमारी विधायिका में बैठे हुए चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हों। आप अपने आसपास के जनप्रतिनिधियों पर नज़र दौड़ाइए, वो प्रधान हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो। वो देखिए वो किस पृष्ठभूमि का है, वो किस तरह के काम कर रहा है, और चुनाव जीतने की आवश्यक शर्त अब क्या बन गई है। वो एक तरीके से सारे राजनीतिक दलों का स्पॉन्सर है, और उस स्पॉन्सर को कौन कर सकता है? पैसा वाला आदमी। और यह पैसा किसके पास है? माफिया के पास है, उद्योगपति के पास है, जिसका जन सरोकार से कोई वास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसका जन सरोकार से कुछ लेना देना है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप अपने ज़िले पर गौर करिए। हो सकता है आपके ज़िले में कम से कम 3-4 विधायक होंगे और कम से कम एक सांसद तो होगा ही। अब उसके पूरे बैकग्राउंड पर आप नज़र दौड़ाइए और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सोचिए, वो किस तरह का आदमी है। वह अपराधी अगर राजनीतिक रूप से कुछ ही सीढ़ियां चढ़ पाया है तभी उसका इस तरीके से एनकाउंटर हो पाता है। अगर वह विधायक, सांसद और मंत्री तक की सीढ़ियां चढ़ गया तब सोचिए क्या होता है। वो कानून बनाने वालों की श्रेणी में शामिल हो जाता है और उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। अब दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों को देखिए। हर जगह जो अपराधी पैदा होते हैं उसके पीछे कौन लोग रहते हैं? ये छुट भैये, इनको बढ़ावा कौन देता है? थानों पर कौन लोग जाते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लेन देन की व्यवस्था में कौन संलग्न होते हैं? तो यही छुट भैया होता है जो धीरे धीरे प्रमोट होता रहता है, और एक बड़ा अपराधी बनने में कम से कम 10-12 साल लग जाता है। और इस 10-12 साल में वह कैसे संबंधों का सृजन करता है? वह निरंतर समाज में अपनी हैसियत बढ़ाता रहता है। और धीरे धीरे आप अपने स्थानीय विधायक, सांसद को देख लीजिए। आप सबको मालूम है जो स्थानीय स्तर पर है वो किस तरह का आदमी है और कैसे बना है। शायद ही ऐसा विधायक, सांसद आपको मिलेगा जो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का न हो। एक दुखद सच्चाई है। हम किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किए हुए हैं? लोकतंत्र एक आदर्श समाज की स्थिति के लिए है, पर हमारी व्यवस्था में जो लोग चुन कर आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? तो सोचिए, ऐसा आदमी जो सच में समाज सेवा करना चाहता है, जिसमें एक जज्बा है लोगों के लिए, क्या वो चुनाव जीत सकता है? आप अपने ग्राम प्रधान के चुनाव का देखिए, पार्षद के चुनाव को देखिए।
कोई शरीफ आदमी क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है? तो क्यों नहीं होता? उसके साथ लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? फिर यही हश्र होता है, एक बड़ा सा माफिया, बड़ा सा गुंडा। वैसे भी आदत पड़ चुकी है पूरे समाज को ऐसे लोगों के साथ। अब वो समानती व्यवस्था रही है ना कि हमेशा गुलामी की आदत पड़ी हुई है, तो हर आदमी गुलाम बनना चाहता है और उनके सिजदे पड़ता है। आप हर ज़िले में देखिए एक बड़ा सा माफिया, एक बड़ा सा डॉन है, लोग उसकी चौखट पे ज़रूर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए। किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, तो आपको जो चाहिए वही मिलता है। आप जैसे लोगों को चुनते हैं वही लोग आते हैं। आज एक माफिया मारा गया, अगर उसको थोड़ा वक्त मिलता अगले चुनाव तक देखते किसी न किसी पार्टी में सेटिंग कर लेता। जिला पंचायत तक तो वो पहुँच ही गया था, अब विधायक और सांसद बनने की बारी थी, और यह प्रमोशन जैसे ही उसको मिलता उसका काम सेट हो जाता। सारे पुलिस वाले सैल्यूट लगाते रहते। सोचिए अगर उसका मार दिया गया है, मारा जाना चाहिए, तो उसको मारे जाने के बाद कितने लोगों को फ़ायदा रहा। वो आदमी अगर ज़िंदा होता तो कितना खतरनाक होता। पहली बात तो एक बड़ा राष्ट्रीय ब्रांड बन गया था, तो वसूली के लिए अब उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। और साथ ही मारे जाने का फ़ायदा ये है कि बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता सब सुरक्षित हो गए। तो ये तो दास्तान है। अब आता है हमारे मीडिया और बाकी जो लोग हैं, उसमें क्या विमर्श चलेगा? जाति और धर्म वाला, ये वाला बड़ा बेहतरीन एंगल होता है। अरे भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और वो किसी का सगा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपका सगा है तो ईश्वर न करे कभी आप उसके चंगुल में पड़िए, और कोई सहानुभूति मत रखिए। लेकिन पुलिस और प्रशासन की जो नाकामी है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पूरे घटना पे गौर करेंगे तो उसकी भी नाकामियां हैं, जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन में कोई कमतर लोग नहीं हैं, लेकिन आप जिस तरह के समझौते करते हैं जीवन में, उसका खामियाजा 8 लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है। अगर आप उसकी पूरी बहस करेंगे तो हर जगह गलतियां हुई हैं। और प्लीज़ कम से कम अच्छे स्टोरी राइटर रखिए इनकाउंटर के बाद, और लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ ढंग से हुआ है, तो कहानियाँ थोड़ी अच्छी लिखिए। अच्छा लगेगा लोगों को किस तरह से इनकाउंटर हुआ है। एक ही तरह की बार बार इनकाउंटर वाली जो कहानी आती है, मज़ा नहीं आता सुनने में। यही कहना चाहिए ना। तो अच्छी कहानियाँ भी लिखिए, कुछ स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लीजिए एनकाउंटर के जो, तो अरे कुछ नॉवेल से ही उठा लीजिए प्लॉट कि कैसे मारा जाना चाहिए किसी अपराधी को। अच्छा लगेगा सुनने में ना, आपकी वीरता और अच्छे से प्रदर्शित होगी। जिस रात यह एनकाउंटर हो रहा था 15-16 तारीख की रात को, उस दिन अगर यह अपराधी मारा जाता तो हमारे 8 लोग जो शहीद हुए हैं और उस दौरान ये भी मारा जाता है, तो सच में क्या गजब की वीरता होती, और हर पुलिस वाले को लगता कि मुकाबला ऐसे किया जाता है। पर ये नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। जिस तरीके से पुलिसिंग की गई वो बिल्कुल सही नहीं थी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस रिफॉर्म बहुत पुराना मुद्दा है, अब तो इस पर चर्चा भी नहीं होती। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, बस चुनाव आता है, उस दौरान कुछ बात होती है, कुछ जात की बात होती है, कुछ धर्म की बात होती है, फिर वही तमाम एजेंडे आते हैं कि किस तरीके से कैसे न्यूज़ बेचना है, प्रोपेगेंडा को कैसे आगे बढ़ाना है। भाई कुछ नहीं है, भारत का जो भी नागरिक है उसके समान अधिकार हैं, उसका उसी तरह से संरक्षण होना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। मुझे लगता है कि जो अपराधी हैं उनके घर वालों का आप इंटरव्यू दिखाना शुरू कर देते हो, उनके घर वालों की क्या स्थिति, ये सब क्या है भाई। अगर राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही तो उनके भी है। हो सकता है घर का कोई एक सदस्य ठीक ना हो, अपराधी हो, तो लेकिन बाकी लोगों को तो बचा के रखिए आप। या फिर अगर वो अपराधी साबित होते हैं तो उस तरह की कानूनी कार्रवाई करिए। पता चलता है कि उनके घर और उनके परिवार वालों का, हो सकता है उनका कुछ भी लेना देना ना हो इन घटनाओं से, तो प्लीज़ उनको बख्शिए। उनकी जात को लेकर, उनकी धर्म को लेकर नाटक करना बंद करिए।
अपराधी का कोई जाति नहीं है और वो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। और समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उनको सामने लाइए। बहुत बुरा है, सच्चाई है, लेकिन अच्छा कौन करेगा? आप ही तो निकालेंगे, हम ही तो निकालेंगे उसमें से अच्छी चीज़ें। तो कोशिश करिए अच्छा निकालने की, अच्छा करने की। अभी कोई ये अंतिम एनकाउंटर नहीं है और आगे भी होगा। अच्छा, अभी मॉब लिंचिंग को लेकर बात हो रही थी। मॉब लिंचिंग क्या है? मॉब लिंचिंग जब एक समूह, एक भीड़, कुछ लोग तय कर लेते हैं कि ये अपराधी है और उसको किसी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता, और वह भीड़ या लोग मिलकर फैसला कर लेते हैं कि इसको सज़ा हम ही दे देंगे। मतलब उसको न्यायिक प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं है, सामने वाले का पक्ष सुनाने का कहीं कोई अधिकार नहीं दिया जाता। जब इस तरह से फैसले लिए जाते हैं तब उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो जो सरकारी तंत्र या एक सक्षम लोग किसी के खिलाफ जब इस तरह के फैसले करेंगे, वो भी तो मॉब लिंचिंग ही कहाएगी ना। फिर वो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, जब उनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ने लगेगी तो कितने बेगुनाहों को आप बचा पाएंगे? ये तो एक अपराधी था जिसके फिलहाल मारे जाने पर इतना अफसोस नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो तरीका है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर हैदराबाद के आरोपियों पर आरोप बिना साबित किए भीड़ के दबाव में, मीडिया के दबाव में 4 लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, बाई चांस अगर आपको ये पता चले कि वो 4 बेगुनाह थे और जिन्होंने अपराध किया वो तो बच निकले थे, क्योंकि कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई, कोई ऐसा सबूत मिला कि नहीं मिला। आज के ज़माने में कितने साइंटिफिक जांच हो सकती है, कितने तरीके से चीज़ों को समझाया जा सकता है। DNA टेस्ट है, कोई भी जांच नहीं हुई, पब्लिक के दबाव में एनकाउंटर कर दिया गया। सोचिए, अगर हम खुश होंगे इस तरह के एनकाउंटर पे, तो लोकतंत्र, व्यवस्था, प्रशासन जैसी चीज़ों का क्या मतलब रह जाएगा? जांच ख़त्म कर देनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं अपराधियों का मनन बढ़े न, तो इसके लिए आपको शुरू से ही प्रयास करना पड़ेगा। अपनी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सोचने के तरीके, इसको सही करिए। पुलिस पे कार्य का दबाव कम हो, इसके लिए काम करिए। प्रशासनिक सुधार, पुलिस रिफॉर्म जो भी है उसको लागू करिए। एक पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता। अगर वो आदमी है तो 8 घंटे 10 घंटे काम करेगा, अपने परिवार के साथ समय बिताएगा, तभी तो कुछ अच्छा सोचेगा। उसकी भी अपनी ज़िंदगी है जिसे जीने का हक उसे होना चाहिए। अगर ऊपर अपने परिवार, आखिर वो नौकरी किसके लिए कर रहा है? घर परिवार चलाने के लिए ही तो कर रहा है ना। तो घर परिवार ही नहीं जब चला पाएगा, उसके साथ नहीं रहेगा, तो किस तरह का पुलिस रहेगा? वो तनाव में रहेगा, नशे करेगा, और तमाम अपराधियों से पैसे कमाने के लिए उसे साठगांठ करनी पड़ेगी। ऐसे में इसका परिणाम क्या होगा? आप सोचिए, किसी को भी आतंकवादी साबित कर दिया जाता है, किसी को भी अपराधी साबित कर दिया जाता है। एक तरफ तो सही अपराधी हैं, सही क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। राजनीतिक दबाव में, स्थानीय दबाव में, प्रशासन के खुद लोग जो उसमें शामिल हैं तरह तरह के तरीक़ों से, यह आरोप ही होगा। लेकिन सच्चाई है, इस आरोप को आप इनकार नहीं कर सकते, इस आरोप से कि हमारी व्यवस्था में किस तरह के लोग हैं। प्रशासन के लोग या बाकी लोगों का व्यवहार भी आप देखिए कैसा है। हम में से जब तक नौकरियां नहीं मिली रहती, हम लोगों को हमारा व्यवहार कैसा रहता, उसी सेवा में चयनित होने के बाद किस तरह का व्यवहार रहता है। हम पूरी तरह से बदल जाते हैं, और जन आधारित और जनता के लिए तो हमारा व्यवहार रह ही नहीं जाता है। पहले दिन से हमारे साथ चयनित लोगों ने कहा कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो पैसा कमाने की तो शर्तें होंगी, और पैसा कौन देगा आपको? फिर ये खामियाजा भुगतने पड़ेंगे। 8 लोगों को और न जाने कितने लोगों को ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। सही गलत का दौर चलता रहेगा। कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे, उनके अपने तौर तरीके और समझ हैं, पर हकीकत में एक समाज के तौर पर हम लोग नाकाम हैं। जहाँ पर जो विलेन है अब वो हीरो जैसा लगने लगा है लोगों को, और अपराधियों में एक हीरोइज्म दिखता है,
जब मीडिया में आप उसका महिमा मंडन करते रहते हैं, बड़े बड़े फोटो छापते रहते हैं, 3-3 पेज की कवरेज चल रही है। अरे एक छोटा सा न्यूज़ दो ना कि फला अपराधी मारा गया, उसका नाम भी देने की क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप बड़ी सी फ़ोटो, 3 पेज की स्टोरी, तो बाकी लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा करोड़ों अरबों रुपए बना लिया, ये तो मैं भी बन सकता हूँ, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऐसे ही हो सकता है, तो क्यों नहीं हो जाएगा। महिमा मंडन बंद करिए और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करिए। ये रोज़ रोज़ का रोना अच्छा नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, एक ही तरह की तो चीज़ें चल रही हैं। भारत की अखंडता और एकता के बारे में अगर सच में आपको चर्चा करनी हो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो करप्शन वाला व्यवहार है ना, एक जैसा है। कश्मीरियों का भी व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का देखिए, महाभ्रष्ट लोग। कन्याकुमारी तक चले आइए, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब हमारा जो एकीकरण है ना भ्रष्टाचार में, सब हमाम में नंगे हैं। मीडिया हाउसेस का व्यवहार देखिए कैसा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर आदमी बिकने के लिए तैयार है, बस रेट अच्छा मिलना चाहिए। कहाँ स्कूल कॉलेज सब जगह की एक ही हालत है भाई। तो हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, अखंड भारत कायम है। क्योंकि देखिए ना, भ्रष्टाचार के मामले में मैं सबसे आगे हूँ, मैं पीछे नहीं रहूँगा। दक्षिण के राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ तो एजुकेशन और संपन्नता भरपूर है। किसी भी जगह का नाम लीजिए, अगर घोटाले न हुए हों तो अखंड भारत है। हाँ, इस मामले में हम पूरे भाई भाई हैं। किसी भी धर्म और जात के एग्जाम्पल ले लीजिए, संपत्ति बनाने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। याद करेंगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो करप्शन के चार्जेस के मामले में हम भाई भाई हैं एकदम। कहने के लिए भारत में सबसे, अगर कहा जाए राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तब हमें मान लेना चाहिए भ्रष्टाचार है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार करने में सबको महारत हासिल है। चपरासी तक के प्रॉपर्टी की जांच कर लीजिए, ऊपर की तो बात ही छोड़िए। उसकी प्रॉपर्टी की अगर जांच कर लीजिए, न जेल हो जाए उसे तो कहिए, पर जांच कौन करेगा। चलिए, सब तो रोज़ की बात है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक मारा जाएगा हिस्ट्री सीटर, फिर लोग उसके जाति वाला एंगल ढूंढेंगे। पुलिस प्रशासन वाले भी अपनी वीरता की कहानियाँ गढ़ेंगे। क्रेडिट तो मिलना चाहिए लोगों को ना। मीडिया वाले भी क्रेडिट ले रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सोशल नेटवर्क पर तो मज़े आ रहे हैं, पढ़िए। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा होगा, हम उम्मीद करते हैं। फिर कभी आपसे और ऐसे ही बातें होती रहेंगी। हम भी सोचते हैं अपना चैनल ऐसे ही प्रमोट करें। मज़े लीजिए, ज़िंदगी खूबसूरत है। जय हिंद, जय भारत।